आप देखना ना, आपका कार होगा, बस होगा, वैन होगा, कुछ भी होगा, उसमें सीट बेल्ट ड्राइवर पहनते हैं, चाहे पैसेंजर कोई पहनते हैं, चाहे आप लोग भी पहनते हो, तो देखना उसमें क्या लगता है, सीट बेल्ट लगी रहती है तो कुछ लूज होती है सीट बेल्ट। और ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीज़न मैं बता दूँ। पहली बात, गाड़ी में सीट बेल्ट क्यों नहीं होती है, हेलमेट क्यों नहीं होता है। तो देखो, हम लोग की जो लंग्स होती है ना, ये पूरा एक बैलून में कवर होती है, और उस बैलून में ना वाटर फिल रहता है, मतलब लिक्विड फिल रहता है, और उसी में लंग्स रहती है। जब जैसे ही एक्सीडेंट होता है और हम सीट बेल्ट नहीं लगाए रहते हैं तो स्टीयरिंग से टकराते हैं। जब स्टीयरिंग से टकराते हैं तो पता है क्या होता है, तुरंत बैलून फट जाती है। अब समझ जाओ आप इतना कि एक गुब्बारा को पीछे वाली पार्ट काट दो और उसमें हवा भरो, क्या गुब्बारा कभी फूल पाएगा? आप कहोगे कि मैं बांध के फुला दूंगा, तो बांध के ऐसा थोड़ी हाथ में, लंग्स में, मुंह से हाथ डाला लंग्स में और लंग्स को कहीं बांध के फिर लंग्स को काम करना शुरू कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये बस कहने वाली बातें होती हैं। तो आदमी की डेथ या कोई भी हुआ लगभग में आई थिंक 23 सेकेंड में हो जाती है। सोचो, 1 मिनट भी नहीं लगता है। तो इसीलिए हम लोग ये प्लान बनाते हैं, हम लोग की गवर्नमेंट और डॉक्टर्स ये प्लान बनाते हैं कि हम सीट बेल्ट लगाएं। सिर में चोट लगेगी ठीक है, आप तो जिंदा तो रहोगे ना, कम से कम अपने फैमिली के आंखों के सामने तो होगे ना, पहचान लोगे, देख लोगे, ये तो होगा ना, मरोगे तो नहीं ना। और इसमें क्या होगा कि सीट बेल्ट से ज़्यादा चोट मतलब कि सीट बेल्ट अगर न रहती तो स्टीयरिंग से ज़्यादा चोट लगती है और आदमी 1 मिनट में डेथ हो जाती है। इसीलिए सीट बेल्ट लगाते हैं। अब सीट बेल्ट क्या होता है, टाइट नहीं होता, लूज होता है। पहली बात तो हर आदमी की साइज अलग अलग होती है, तो इसीलिए सीट बेल्ट होती है। दूसरी बात, लूज क्यों बनाते हैं, रीजन। पहला तो लूज इसलिए कि साइज बड़ी बड़ी होती है इसीलिए लूज है, और दूसरा रीजन, मेन रीजन ये है, वो तो ऐसा ही एक टेम्पोररी रीजन था। दूसरा रीजन क्या होता है कि जैसे ही हम सीट ब्रेक उरेक लगती है तो ड्राइवर या पैसेंजर या कुछ भी, कोई लोग सीट बेल्ट पहने हैं, ये आगे की तरफ शिफ्ट होते हैं। जब हम यहाँ से यहाँ खींच के जाते हैं, मतलब यहाँ से जब यहाँ पे जाते हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, 1 सेकेंड। जब टाइम लगेगा तो अभी जस्ट बता के आया हूँ कि यह फीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द होता था चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। जब ये बढ़ेगा तो ये तो ऑटोमेटिक घटेगा, जब ये घट तो ये भी घटेगा। समझ में आ रहा है, मतलब अब फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। समझ में आया। तो इसीलिए जितना भी गाड़ियां बनती हैं सीट बेल्ट लूज रखा जाता है। और देखो, इतना लूज नहीं होता है कि आप स्टीयरिंग में जाकर टकरा तो फिर सीट बेल्ट लगाने की मतलब ही नहीं रह गई। हम लोग इतना लूज रखते हैं कि आप देखना ना कभी गाड़ी पे, ये स्टीयरिंग है और इससे इतना दूर रहते हैं कि हम उसमें टच ना हो। टच होंगे तो फिर मतलब ही क्या रह गया सीट बेल्ट लगाने की। उससे बढ़िया तो ना लगाएं तो डायरेक्ट मर जाएंगे, और इसमें लगा के भी मर रहे हैं तो फिर मतलब नहीं। इसीलिए थोड़ा मतलब उसके पास जाके रुक जाती है, लेकिन थोड़ा टाइम लेती है। जब टाइम लेती है तो फोर्स कम हो जाता है, मतलब चोट कम लगता है हाथों पे, मतलब सॉरी आई थिंक मतलब कि शोल्डर्स में चोट कम लगती हैं। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए सीट बेल्ट को हम क्या करते हैं, लूज रखते हैं। क्योंकि वेरिएबल साइज के लोग गाड़ी चलाते हैं, उनके लिए भी और हम लोग के लिए भी होती है कि ज़्यादा समय लगेगा तो फिर चोट कम लगेगी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ द मोशन। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ द मोशन बहुत मज़ेदार है और बहुत सिंपल भी है। पहले मैं बता दिया कि पहला जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रही है तो हमेशा चलती रहेगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो हमेशा रुका रहेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाएं। सेकेंड लॉ ये कहता था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, और डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और थर्ड लॉ ये कहता है कि एवरी एक्शन is equal and opposite to reaction. Every action there is an equal and opposite to reaction. मतलब कोई भी एक्शन करोगे उसके उल्टे डायरेक्शन में सेम उतना ही बराबर रिएक्शन बन के आएगा। तो बहुत बार ये होता है ना, मैं इसके पहले कुछ चीज़ें बता दूं कि पहले सबसे पहले पढ़ ले एक्शन क्या होता है और रिएक्शन क्या होता है, तभी तो बाकी समझेंगे। तो पहले एक्शन में साफ साफ यहाँ पे लिख दिया हूँ कि फर्स्ट बॉडी एक्सर्ट फोर्स लगाती है सेकेंड बॉडी पे। जैसे समझ जाइए कि मैं इस बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो मैं हुआ फर्स्ट बॉडी और सेकेंड बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये एक्शन कहलाएगा। क्लियर। जब फर्स्ट बॉडी एक्सर्टेड फोर्स ऑन द सेकेंड बॉडी इज नोन एज एक्शन। और दूसरा क्या कहता है
रिएक्शन क्या कहता है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकेंड बॉडी ऑन द फर्स्ट बॉडी, मतलब जैसे मैं इस पे मारा, ये हमारा हाथ कुछ पीछे गया, बाउंस किया, इसका मतलब इस सेकेंड बॉडी हमारे ऊपर फोर्स लगाई, और ये सेकेंड बॉडी जो फोर्स लगाई इसी का नाम होता है रिएक्शन। सेकेंड बॉडी एक्सर्टेड फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी इज नोन एज रिएक्शन। और ये फोर्स होते हैं, ये याद रखना आप, बच्चे कंफ्यूज इस बात को होते हैं कि फोर्स पता नहीं कहाँ से आ गया। तो जो हम फोर्स लगाते हैं ये भी एक फोर्स ही है, लेकिन नाम यहाँ पे पड़ गया एक्शन, क्योंकि पहला बॉडी दूसरे बॉडी पे लगाती है और दूसरा बॉडी पहले बॉडी पे लगाती है। जब पहला बॉडी दूसरे बॉडी पे लगाती है तो इसको कहते हैं एक्शन, और ये फोर्स होता है। और जब दूसरा बॉडी पहले बॉडी के ऊपर लगाता है तो रिएक्शन। और अपोजिट साइन का मतलब क्या हो रहा है, अपोजिट रिएक्शन क्या होती है? देखो, अगर मान के चलिए कि मैं इधर मारा, समझिए यहाँ पे एक्सिस था, बता चुका तो पहले से भी हूँ लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ। एक्सिस था तो मैंने मारा, इसमें प्लस डायरेक्शन में गया, और मैं बताया था अपोजिट का मतलब ना, अब ये ऐसे चलना शुरू हो जाएगा, ये वेस्ट डायरेक्शन का है, मतलब निगेटिव साइन आ जाएगी। तो एफ इज इक्वल टू जो हम फोर्स लगाए थे वही फोर्स आएगा, लेकिन अब उल्टा आएगा। तो इसको कहते हैं एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन। सारे एक्शन, ये एक्शन है और ये क्या है, रिएक्शन है। तो सारे एक्शन इक्वल होते हैं, लेकिन अपोजिट साइन को बताया था, अभी जस्ट बता के आ रहा हूं कि अगर साइन आ गया तो जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसमें नहीं लगेगा, उल्टा लगेगा, तो उसके अपोजिट होते हैं रिएक्शन के। क्लियर? तो यहां तक आप लोग समझ गए कि एक्शन क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, और अपोजिट क्यों बोला जाता है, तो ये भी याद रखना। अब मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल से, आप और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे क्या करते हैं, हम कोई गेंद फेंक रहे हैं दीवार पे, और जितना तेज आप गेंद फेंकिए उतना तेज रिबाउंस होती है। तो आप समझो कि मैं अगर 10 न्यूटन फोर्स लगा के फेंका दीवार पे गेंद, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 10। गेंद क्या करेगी, तुरंत गेंद को वापस भेजेगी, कितना से, तो -10 से। अब कंफ्यूज मत होना, -10 क्यों आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। मैं इधर भेजा एक्स एक्सिस में, तो उधर से भेज रही है वेस्ट में, मतलब माइनस एक्स एक्सिस में। समझ में आ गया? तो इसका हो जाएगा माइनस का मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन से वो आ रही है, इसीलिए लिखा जाता है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन इक्वल होती है, देखो अभी भी 10 का 10 ही है, लेकिन माइनस लगाने से लिए अपोजिट हो गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो क्लियर? तो अब एक और चीज बता रहे हैं, बहुत बच्चे इस बात के कंफ्यूज होते हैं या टीचर नहीं बताते हैं बच्चों को, तो मैं बता दे रहा हूं। अगर कोई कहे कि एक्शन और रिएक्शन होने में कितना टाइम लगता है, तो आपको बता दूं मिनिमम, मतलब कि आप ना 0.000 समथिंग कुछ लग सकता है, बहुत कम समय लगता है। मतलब आप सोच नहीं सकते हो ना, तुरंत अगर आपको मैं एक सिंपल से वर्ड में बोल दूं तो साइमल्टेनियसली काम होती है, तुरंत काम होता है, वहाँ पे इंस्टेंट वर्क होती है। मतलब आपको कहोगे तो टाइम ही नहीं लगता है, साफ साफ ऐसे बात समझ जाओ कि उसमें बहुत कम लगता है, जिसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, और तुरंत एक्शन होता है, तुरंत रिएक्शन होती है। ऐसा नहीं है कि गेंद फेंके, एक्शन हुआ, आधा घंटा बाद खा पी के नहा के आया, कहा कि नहीं अब रिएक्शन कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। उसमें 1 भी सेकंड लगती है, और ये साइमल्टेनियसली वर्क होती है, मतलब तुरंत काम करता है, इंस्टेंट काम होती है। तो इसका टाइम बहुत निगलेक्ट लगता है, बहुत मतलब मिनिमम लगता है, उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है बाहर से। तो यही कह रहा है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन ए 2 डिफरेंट बॉडी बट एक्ट एज साइमल्टेनियसली। मतलब एक्शन और रिएक्शन दोनों एक डिफरेंट बॉडी है, मतलब ये मेरा फर्स्ट बॉडी है और ये सेकंड बॉडी है, 2 डिफरेंट बॉडी पे हो रही है, ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, लेकिन साइमल्टेनियसली होता है, तुरंत काम होता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये याद रखना आप। अब देखो एक्शन होती है रिएक्शन के बराबर होती है, लेकिन एक चीज आप भूल रहे हो, यहां पे मैं साफ साफ लिख दिया हूं कि डायरेक्शन इज अपोजिट, और डायरेक्शन क्या होता है, उल्टा होता है, माइनस साइन होती है। तो हम ये भी लिख सकते हैं एफ जो लिख रहे हैं ये माइनस एफ के बराबर होता है। क्लियर? क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर है, तो एफ इक्वल टू एफ के बराबर है, लेकिन माइनस साइन लग जाएगा। क्लियर? तो ये आप याद रखना कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन होती है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होते हैं। और किसका डायरेक्शन अपोजिट होता है? तो रिएक्शन से। तो ये याद रखना, इसका हम लोग आगे
एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। क्या क्या एप्लीकेशन, तो पहले मैं इसी का बता दे रहा हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, आप कभी नाम सुने होंगे तोफ। पहले के ज़माने में ऐसे यूज होते थे। तो अभी क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे समझ जाओ आग लगाते हैं, तो यहाँ से जो गोला होता है वो बाहर निकलता है, और बाहर निकलता है। तो अभी हम क्या किए हैं कि जब शुरू में ये सब था ऐसे तो कुछ नहीं हो रहा था, नहीं या पीछे बढ़ रहा था नहीं आगे बढ़ रहा था। बाद में क्या हुआ कि हम यहाँ पे एक्शन किए, तो नहीं हम यहाँ पे आग लगाए, तो क्या होता है ना, ये आगे बढ़ता है तो इसको रिएक्शन देता है। अब किससे बढ़ रहा है, इसी से बढ़ता है, तो ये रिएक्शन देता है इसको पीछे करने के लिए, तो ये थोड़ा पीछे होता है। तो इसीलिए आप कभी देखना इंडियन आर्मी की वीडियो, तो बंदूकें जब चलती हैं या तोहफे जब चलती हैं तो क्या होती है ना, थोड़ी बहुत पीछे खसकती हैं। या आप कभी बंदूक देखे होंगे, तो अगर आपका शोल्डर वीक है या टेक्निक नहीं है कैसे बंदूक को पकड़ा जा सकता है, तो अगर बंदूक आप चला रहे हो ना तो बंदूक थोड़ी बहुत पीछे भगती है और उसमें आपके शोल्डर ब्रेक डाउन हो सकते हैं, फ्रैक्चर हो सकते हैं। तो आपको समझने और इसमें समय नहीं मिलेगा आपको समझने के लिए, उसको पहले से प्रिपेयर्ड होकर बंदूकें चलाई जाती हैं और शोल्डर पे लगा के चलाई जाती हैं, इसलिए नहीं तो बंदूक ज़्यादा पीछे भीगता है। और उसकी टेक्निक होती है कैसे पकड़े कि शोल्डर ब्रेक ना हो और ज़्यादा जर्क ना मारे, झटका ना मारे। तो वैसे ये भी पहले होता था। दूसरी बात होती है बोट वाला। हम क्या करते हैं ना, जब एक बोट से बैंक पे कूदते हैं, मतलब किनारे कूदते हैं, तो जब किनारे कूदते हैं तो हम बोट को क्या करते हैं, पैर से दाबते हैं, और हम क्या करते हैं उस पर एक्शन लगा रहे हैं, किसके ऊपर, बोट के ऊपर। और बोट क्या करती है, हमको रिएक्शन देती है, समझ में आ रहा है, और रिएक्शन देती है आगे की तरफ। तो हम क्या, उसके वजह से अब बोट हमको रिएक्शन दे रही है, हम आगे चढ़ जा रहे हैं, लेकिन बोट को जो एक्शन मिला था खुद पीछे भगती है और हमको क्या करती है, आगे पहुंचाती है। ऐसे ये होता है। हम क्या करते हैं, जमीन पे एक्शन लगाते हैं और जमीन हमको क्या देती है, रिएक्शन। उसके वजह से मेरे पैर क्या होते हैं, फोर्स जो पैर पे लगा, मतलब कि जमीन पे जो फोर्स लगाए हैं वो वापस मिलता है और हम आसानी से चढ़ सकते हैं। तो जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा ही रिएक्शन मिलता रहेगा। डैट मीन्स कि मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, जितना एक्शन लगाओगे उतना ही रिएक्शन मिलेगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। सेम ऐसे अब इसमें देखो कि एक ऑब्जेक्ट था, मैं यहाँ पर रख दिया सरफेस पे, और सरफेस पे रख दिया तो क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट जो था इसमें दो चीज़ आपको दिखाई दे रही है। इसका मास लग रहा होगा इस पे, जिसका कहते हैं mg। कहाँ लग रहा होगा, ग्राउंड के ऊपर। और ये क्या है, फोर्स, मास, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको कहते हैं g होती है। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब एक्सेलरेशन ही होता है ये भी, लेकिन ग्रेविटी की वजह से आती है, तो इसीलिए इसको g कहते हैं। तो ये भी एक फोर्स है। और ये जान गई कि यहाँ पे एक्शन लग रहा है, अर्थ जान गई, तो अर्थ तुरंत देती है रिएक्शन। समझ में आ रहा है। तो अर्थ हम अगर एक्शन लगा रहे हैं अर्थ के ऊपर, तो अर्थ हमको क्या देती है, रिएक्शन देती है उल्टा। और ऑब्जेक्ट क्या रहता है, बैलेंस बन के उसी में रहता है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे छोड़ दें तो हमेशा बैलेंस। अगर ये ऑब्जेक्ट एक्शन बस लेता, रिएक्शन नहीं देता, चाहे एक्शन ज़्यादा हो जाता, रिएक्शन कम हो जाता। एक्शन ज़्यादा कैसे हो सकता है, तो देखो जब हम इंस्टेंट फोर्स लगाते हैं ना तो तुरंत लगता है और ऑब्जेक्ट दबती जाती है, तो एक्शन वहाँ पे ज़्यादा रहता है, रिएक्शन कम रहती है। और हाई फोर्स रहता है तो उसको मिनिमाइज नहीं कर पाते हैं। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं कि अगर एक्शन यहाँ पे हम लगा रहे हैं तो इसके अपोजिट रिएक्शन आती है। जैसे आपको बता रहा हूँ गेंद वाला, हम जितना तेज दम लगा के इस पर क्या करेंगे, गेंद फेंकेंगे दीवार के ऊपर, तो इतना तेज यहाँ से रीबाउंस होगा गेंद, और रीबाउंस होगा। डेट मीन्स हम जितना एक्शन लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में रीबाउंस होके जाएगी गेंद। तो ये जमीन के ऊपर हम क्या लगाते हैं, एक्शन लगाते हैं, और इसके बदले हमको क्या लगाती है, ये रिएक्शन लगाती है। क्लियर। अब एक लास्ट हेडिंग है जिसका नाम होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो होता है ना वो टोटली बेस्ड होता है किसके ऊपर, तो एक्शन एंड रिएक्शन के ऊपर। अगर एक्शन एंड रिएक्शन कंप्लीट हो गया आपका, मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ आपको क्लियर हो चुका है, तो फिर ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कोई बात ही नहीं है, कोई चीज़ ही छुपी नहीं है, आराम से ये भी क्लियर हो जाएगा। तो हम पहले देखने वाले हैं एक्शन एंड रिएक्शन देख लिए। अब हम क्या देखने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को देखने वाले हैं। इसमें कह रहा है कि दो बॉडी, अगर कोई दो बॉडी हैं
और 2 बॉडी हैं और उन लोग का टोटल जितना टोटल मोमेंटम है सब कंजर्व रहता है। मतलब 2 बॉडी हैं, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाएं तब तक इन दोनों बॉडी का मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व रहता है, संरक्षित रहती है, इसको कोई चेंज नहीं करने वाला है। तो यहीं पे लिखा है द 2 बॉडीज और मोर, मतलब 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, एक्ट ऑन वन अनदर, एक दूसरे से काम कर रही हैं, तो उसका टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होता है, कंजर्व होता है। मतलब कि अगर प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल एनर्जी एंड एक्टिंग ऑन, मतलब कि उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे तब वो क्या हो जाएगा, फोर्स, मतलब कि टोटल मोमेंटम उसका क्या होगा, कंजर्व रहेगा। अब एक चीज और है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन कहते हैं। तो ये याद रखना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ही कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। और ये क्या कहती है, तो ये कहती है द मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, मतलब ना तो मोमेंटम को बनाया जा सकता है और ना बर्बाद किया जा सकता है। जैसे ये लॉ कहाँ से आया है, तो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे या फिजिक्स में पढ़ोगे, थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम यही कहती है, ना तो एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ना तो एनर्जी को बनाया जा सकता है ना तो बर्बाद किया जा सकता है, बस रूप बदलते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं तो देखो, आपकी हमारे ना बॉडी की मैं बात कर ले रहा हूँ, तो हम लोग की जो सन होती है ना वो एनर्जी देती है, तो अर्थ की अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसका सन नाम है। वो क्या करती है, एनर्जी देती है प्लांट को। प्लांट क्या करता है, उस एनर्जी को फोटोसिंथेसिस से फूड बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, उस ग्लूकोज को हम टेक करते हैं, लेते हैं, और फिर हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है। जब हम मरते हैं तो फिर एनर्जी चली जाती है जमीन के अंदर, और जमीन के अंदर फिर वो प्लांट लेता है, और ये सर्कल ऐसे ही चलती रहती है। तो देखो, एनर्जी हमारे अंदर बन नहीं रहा है, ना हम बर्बाद कर पा रहे हैं, बस रूप बदल जा रहा है। पहले सोलर एनर्जी था, अब यहाँ पे केमिकल एनर्जी बन गया है, तो रूप बदल जाती है। वैसे कोयला होता है, प्लांट क्या होता है, प्लांट सन से एनर्जी लेके फोटोसिंथेसिस करके अपना बॉडी में ग्लूकोज बना के और बॉडी में पूरा एनर्जी सेट कर लिया, मतलब ग्लूकोज तो एनर्जी है ना, पूरा सेट करके बना लिया। प्लांट कुछ दिन के बाद जमीन के अंदर दब जाता है, और ये मिलियन ईयर एगो के बाद, 300 मिलियन ईयर एगो के बाद ये किस में कन्वर्ट होने लगता है, कोयला में कन्वर्ट होने लगता है। और ये कोयला में कन्वर्ट होता है तो कोयला एक एनर्जी का ही रूप आता है। तो अभी आप कहोगे कि कोयला एनर्जी है, तो एनर्जी है, ठीक है, लेकिन एनर्जी आया कहाँ से, तो सन का ही तो एनर्जी है, प्लांट में आया, प्लांट से फिर कोयला में आया, और फिर उसको जलाते हैं, एनर्जी मिल जाती है, और वो हीट एनर्जी फिर बाहर निकलती है और वो कहीं और जाती है, वहाँ पे काम करती है। तो ऐसे ही ये सर्कल चलती रहती है। तो एनर्जी को ना बनाया जा सकता है ना बर्बाद किया जा सकता है। अब ये मत सोचना आपकी कोयला जला के हम पूरा एनर्जी बर्बाद कर देंगे, तो ये आपसे मान का नहीं है, आपसे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोयला जो जलेगा वो हीट एनर्जी निकलेगी, और वो हीट एनर्जी किसी न किसी रूप में फिर कन्वर्ट हो जाएगी, एयर को गर्म कर देगी, या किसी में फिर वो एयर हीटअप हो जाएगा, वो कुछ और काम करेगा। तो हमेशा ऐसे ही सर्कल चलती रहती हैं। तो देखो, यहीं पे बात यही लिखा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये उसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। और ये क्या कहती है, मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, मतलब मोमेंटम को ना बनाया जा सकता है और ना बर्बाद किया जा सकता है। उसके बाद कह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, ये उसके अकॉर्डिंग कहें तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे काम करती है। और क्या बोलती है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सारे एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, तो आपको अब हायर क्लास में पढ़ोगे तो इसका केस तीन पढ़ाई जाती है, पर आप में तो एक बस नॉर्मल सा है कि कोई 2 ऑब्जेक्ट आ रहे थे और दोनों ऑब्जेक्ट आपस में टकरा गए, और फिर क्या हुआ, दोनों फिर चलना शुरू हो गए। ऐसे समझ जाइए कि एक ऑब्जेक्ट ये चल रहा था, एक ऑब्जेक्ट ये चल रहा था, एक ऑब्जेक्ट ये वाले हैं और ये 3 वाले हैं, आए आपस में टकरा गए, और टकराए, कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद धूल फिर दोनों चलने लगे। तो इसमें यही पूछता है कि बिफोर कोलिजन जितना एनर्जी था वो आफ्टर कोलिजन कंजर्व रहेगा, मतलब दोनों आपस में बराबर होंगे। क्लियर? तो ये कैसे किया जाता है, तो ये मैं बताने वाला हूँ। तो देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, बिफोर कोलिजन दोनों चल रहे थे, ड्यूरिंग द कोलिजन जब दोनों टकराए, और आफ्टर कोलिजन दोनों का स्पीड बदल गया, मतलब फाइनल पे आ गए हैं सब। तो आफ्टर कोलिजन ये हो गया और बिफोर कोलिजन ये था। कोलिजन में क्या था कि यू था, मतलब इनिशियल था, ये U2 था, मतलब ये भी इनिशियल था, मतलब कि मास दूसरा है और इसका स्पीड भी दूसरा है।
दूसरे नंबर वाला ये क्या है, M1 था और ये V1 था, मतलब पहली बॉडी की थी तो ये फाइनल हो गया, और ये क्या हो गया कि M2 है और V2 है, मतलब कि दूसरे वाली बॉडी की है मास और उसका फाइनल वेलोसिटी। तो आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन, यहाँ पे लिखा है एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। अब मैं यहाँ से सॉल्व करने वाला हूँ इसको साफ साफ। तो या तो मैं इससे सॉल्व करके दिखा दूँ आपको, या तो मेरे पास है दूसरा तरीका कि मैं खुद सॉल्व करके दिखा दूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं साइड में सॉल्व करूँगा, आप देखते रहना। तो क्या होती है कि पहले ये बोला जाता है कि अभी बोला है कि जो ये होती है मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होती है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड होती है, वर्क करती है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ये कहता है कि जितना एक्शन होगा बस अपोजिट में उतना ही रिएक्शन होगा। समझ में आ रहा है? तो हम साफ साफ ऐसे कर देते हैं कि ये अगर फर्स्ट बॉडी है तो ये सेकेंड बॉडी होगी। फोर्स तो अभी इतना ही दोनों का सेम है, तो दोनों का कंजर्वेशन एकदम सेम है, कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। बस हम इसको फर्स्ट मान ले रहे हैं, इसको सेकंड मान ले रहे हैं, मतलब बिफोर द कोलिजन हुआ था आफ्टर द कोलिजन हुआ है। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे कि अब इसका फार्मूला लिखेंगे। तो ये क्या हो गया कि इसमें मतलब बिफोर द कोलिजन दो बॉडी थी, तो आप इसको ऐसे लिख लो। मैं पहले बॉडी जब पहला ऑब्जेक्ट फोर्स लगाया दूसरे पे, समझ लो ये ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा है, ये पहला है ये दूसरा है। तो जब पहला ऑब्जेक्ट फोर्स लगाया दूसरे पे, समझ में आ रहा है? तो पहला ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है दूसरे पे, तो अब इसको फोर्स पता है क्या महसूस हुआ, ये F1 का महसूस हुआ है। और जो इस पे फोर्स है, जब ये दूसरा ऑब्जेक्ट पहले पे लगाएगा तो इसको F2 का फोर्स महसूस होगा। तो मतलब ये कि M2 A2 इज इक्वल टू माइनस M1 A1। क्लियर? क्योंकि पहला ऑब्जेक्ट का जब दूसरे पे फोर्स लगा रहा है तो इसको पहले का फोर्स महसूस होगा, और जब दूसरा पहले पे लगा रहा है तो इसको दूसरे का महसूस होगा। तो यही बात मैं यहाँ पे लिखा हूँ। अब क्या करने वाले हैं कि अब हम इसको ब्रेक करने वाले हैं। तो आपको पता ही होगा एक्सेलरेशन क्या होती है। तो अगर एक्सेलरेशन A2 के बारे में आप देखना चाहते हो तो मैं इधर इसलिए बता रहा हूँ, इधर जगह खाली है। तो जब एक्सेलरेशन कहते हो तो v, जब नॉर्मल कहते हो तो v माइनस यू अपान टी होता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल घटा देते हैं समय के साथ, समय। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2 की बात होगी तो ये बात हो जाएगा V2 माइनस V1, सॉरी V2 माइनस U1, सॉरी V2 माइनस U2 अपान टी। टी क्यों टी लिखा जाता है मैं बता रहा हूँ। जब इससे टकराया तो उतना ही समय तो इसको लगा था ना, तो हम मान ले रहे हैं टी है और इसका भी टी, क्योंकि जितना तेज एक्शन करो उतना तेज रिएक्शन आ जाती है। तो जितना समय लगा एक्शन में उतना समय लगा रिएक्शन में। समझ में आ रहा है? क्योंकि दोनों की फोर्स सेम है, तो हम ये ऐसे करके लिख सकते हैं। तो मैं इसी बात को ऐसे अब लिखने वाला हूँ। ऐसे A1 का देख लीजिए, तो A1 का मैं बता रहा हूँ यहाँ पे A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि V माइनस यू अपान टी होती है, इसका भी एक्सेलरेशन यही होती है। तो A1 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या हो जाएगा जी, V1 माइनस U1 अपान टी, क्योंकि T दोनों में टाइम सेम लगा है। अब यहाँ से मैं करने वाला हूँ कि M2 इज इक्वल टू, सॉरी A2 के जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, वही V2 लिखने वाले हैं। तो V2 माइनस U2 अपान टी इज इक्वल टू M1 V1 माइनस U1 अपान टी। और ये याद रखना यहाँ पे एक चीज छुपा है अभी, माइनस, जो ये माइनस आ रही थी। क्लियर? और ये हो गया क्लोज। अब मैं इसको फिर सॉल्व करने वाला हूँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करने वाले हैं कि अब देखो ये t से ये t कट सकता है, क्योंकि ये t है ये भी t है, कट सकता है। अब इसको क्या करो तो कुछ ऐसा रिलेशन आ जाएगा, M2 V2 माइनस U2 M1 V1 माइनस U1 ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? क्लियर? अब हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, तो ये हो गया। अब इसको क्या करो आप कि अरेंजमेंट कर लो। अरेंजमेंट कैसे करना है, तो देखो हम इसको क्या करेंगे, भेजेंगे एक साइड से दूसरे साइड। तो देखो अगर ये हम क्या करें
यहाँ पे क्या है, पूरे टर्म पे यम है ना। और ये अब इसको हम टर्म को इधर भेजने वाले हैं, तो देखो क्या करेंगे कि इस टर्म को ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, माइनस से। तो ये हो जाएगा कि अगर यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो ये हो जाता है माइनस m1 v1 प्लस u1। ये आ जाएगा कि m1 v1 प्लस u1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा m2 v2 माइनस u2। क्लियर। अब मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। अब मैं इधर भेजने वाला हूँ किसको, इसको यहाँ पे ट्रांसफर करने वाला हूँ। तो जब ये इधर आएगा तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, समझ में आ रहा है। और ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस। तो या तो आप इसको भेज लो या उसको भेज लो। तो हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। m2 इज इक्वल टू हो जाएगा, m2 होगा v2 माइनस u2। अब देखो यहाँ पे क्या है माइनस, और यहाँ पे भी आएगा माइनस। तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से हमको देखना है टाइम से टाइम कट गया। क्लियर। जब टाइम से टाइम कट गया ना, तो अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब मैं इसको सॉल्व इधर ही कर दूंगा, तो आप देखते रहना। जब टाइम से टाइम कट गया और ये देखो माइनस है और ये क्या है माइनस, तो जब माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होती है, तो मैं पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ। m2 v2 माइनस u2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू माइनस m1 इज इक्वल टू सॉरी ब्रैकेट में कौन है v1 माइनस u1। अभी जो ये माइनस है यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, माइनस और जब माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बन जाता है प्लस, तब ये हो जाएगा प्लस। क्लियर। या आपको वैसे समझ नहीं आ रहा है तो मैं एक और तरीका बता दे रहा हूं कि आप इसको माइनस ही रखिए, इसको क्या रखिए माइनस रखिए। अब कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको साथ इसके मल्टीप्लाई करो, तो m2 v2 माइनस m2 u2। ये समझ में आ रहा है ना। इसके साथ फिर मल्टीप्लाई कर दिया हूं मैं। फिर क्या करूंगा माइनस m1, और जब माइनस प्लस होगा तो क्या हो जाएगा कि माइनस, तो v1, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस, तो m1 u1। अब किसी कोई डाउट, लेकिन माइनस यहाँ पे रहेगा क्योंकि इससे तो माइनस प्लस तो क्या होता है माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये क्लियर हो गई। अब क्या होता है कि हम इधर क्या करेंगे भेजेंगे, तो हम किसको भेजेंगे, इसको उधर भेजेंगे और इसको इधर भेज देंगे। तो क्या करते, जब इसको इक्वेशन को हम यहाँ भेजेंगे और एक इस इक्वेशन को उधर भेज देंगे। तो हम कैसे लिख रहे हैं, ब्लैक वाले मार्कर से, ब्लू वाले मार्कर से मैं लिखने वाला हूँ। तो अब देखो क्या लिख देते हैं कि m2 v2 जब ये आया तो ये जब माइनस हो तो इधर आएगा तो प्लस m1 v1। कोई डाउट, इज इक्वल टू, अब इसको भेज दो, ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो m1 u1, और ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस m2 u2। और इसी को हम अरेंज कर लेंगे। अब हम इस क्या कर लेंगे, इसको उल्टा कर लो, इसको उल्टा कर लो, तब ये वो आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा, तो हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2, क्या सही है, m2 u2 इज इक्वल टू हो जाएगा m2 v2, समझ में आ रहा है, ये वाला प्लस m1 v1, और ये हमारी बन जाएगी
ये हमारी फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, जिसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है कि V1 किसके U1 किसके लिए यूज होता था, तो U1 जो टर्म यूज होता था बिफोर द कोलिजन के लिए टर्म होता था, तो ये हो गया टोटल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन। और इसमें क्या हो जाएगा, टोटल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो यही होता है। और इसको हम क्या करते हैं, मैं आपको नोट से दिखा सकता हूं। तो देखो यहाँ पे दिया है नोट से, तो देखो आप, मैं इसको फिर रफ कर रहा हूं, इसको मैं नोट से देख ले लूं। तो देखो यहाँ पे लिखा है, सो स्टार्ट क्या कर रहा हूँ, M2A2 M1A1। अब यहाँ इसको तोड़ूंगा, इसमें A2 को हो जाएगा V2 माइनस U1 V2 माइनस U2 अपॉन T, क्योंकि टाइम तो दोनों का सेम है, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, T लिखेंगे। और A1 का क्या हो जाएगा, V1 माइनस U1 अपॉन T। तो ऐसे ही इसका हो गया। अब T से T कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस T से इस T को काट दिया गया। अब कुछ बन जाएगा M2V2 माइनस U2, M2V2 माइनस U2। अब हो जाएगा माइनस, ये माइनस साइन आती रही क्योंकि अपोजिट रिएक्शन है। तो M1V1 माइनस U1। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और फिर इसके साथ, तो क्या हो जाएगा कि M1 से जब M2 से मल्टीप्लाई करेंगे V2 में, तो M2V2 माइनस साइन आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर इससे करेंगे तो M2U2, फिर इसके साथ होगा जब माइनस ये है, तो कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, M1V1 और माइनस ये माइनस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस M1U1।